सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत है। अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज के तहत आज हम पढ़ेंगे 18 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले एग्जाम IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की आधारशिला कहाँ रखी है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरला में। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 की आधारशिला रखी है। यदि बात केरल की करें दोस्तों, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल दोस्तों हमारे वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा केरला। ये क्षेत्र केरला में आता है और इस केरला यानी वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में दोस्तों आपको मिलेगी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी आपको वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में मिलेगी, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी 3 राज्यों में फैली हुई है। इसके अलावा और नीचे आप जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगी अगस्ता मलाई की पहाड़ियाँ, और सबसे नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको इलायची पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों हम केरल की प्रसिद्ध नदियों की अगर हम बात करते हैं, तो हमें पता है कि केरल में जो प्रसिद्ध नदी है वो पेरियार नदी है। इसके अलावा पंबा नदी है, भरतपुझा नदी। तो ये 3 नदियाँ, पेरियार नदी, पंबा नदी, भरतपुझा नदी, केरल की जो हैं ये प्रसिद्ध नदियाँ हैं दोस्तों। पंबा नदी की अगर हम बात की जाए तो जो नौका दौड़ केरल में होती है वो इसी नदी पे होती है, पंबा नदी पे ही। और ये जो पंबा नदी है दोस्तों, ये केरल के पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार नेशनल पार्क है, उसी में पंबा नदी स्थित है। केरला में आपको 4 प्रमुख झील देखने को मिलते हैं, यानी 4 प्रमुख लेक्स मिलेंगे, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि अष्टमुडी झील कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है केरल। केरल में अष्टमुडी झील के अलावा एक और झील पाई जाती है जिसे हम वेम्बनाड झील के नाम से जानते हैं। तो वेम्बनाड झील भी आपको केरल में मिलेगा। अष्टमुडी झील केरल में है। इसके अलावा पाईपद झील है केरल में, पाईपद झील है केरल में। और एक और महत्वपूर्ण झील आपको केरल में मिलेगा जिसे हम पुन्नापद के नाम से जानते हैं। तो पुन्नापद झील अगर आपसे कोई पूछे कहाँ है, केरल में। पाईपद झील कहाँ है, केरल में। वेम्बनाड और अष्टमुडी झील आप लोग जानते होंगे कि ये केरला में ही है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाए जाते हैं। 6 राष्ट्रीय उद्यान केरल में आपको मिलेंगे। इन 6 राष्ट्रीय उद्यान में से 3 राष्ट्रीय उद्यान को आप 16 करके याद कर सकते हैं। 3 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान केरल में हैं जिसके पीछे 16 जुड़ा हुआ है। तो मैं बता दूं, एक तो आपका है अनामुड़ी। तो अनामुड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके पीछे 16 जुड़ा हुआ है, तो अनामुड़ी 16 हो गया। एक है मथीकेतन राष्ट्रीय उद्यान, मथीकेतन, और इसके पीछे 16 जुड़ा हुआ है, तो मथीकेतन 16 हो गया। और एक है पंबादुम 16, पंबादुम। तो यदि आप 16 को सेंटर में रखते हैं तो अनाईमुड़ी 16, मथीकेतन 16, पंबादुम 16, यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ से याद हो गए। बाकी बचे 3 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, एक तो आपको साइलेंट वैली जो घाटी है, साइलेंट घाटी या साइलेंट वैली, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो लगभग सभी लोगों को पता होगा शायद। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो पेरियार नदी हमने बताया था वहाँ पे है। तो पेरियार नदी और पंपा नदी, दरअसल पेरियार नदी की ही सहायक नदी पंपा नदी है, और पंपा नदी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में ही आपको मिलेगी। तो एक साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा हमने बताया कि अनाईमुड़ी 16
मथिकेतन 16, पंपादुम 16, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम एराविकुलम के नाम से जानते हैं, एराविकुलम। तो ये थे 6 राष्ट्रीय उद्यान केरल के। चाहे तो आप रिवाइज कर सकते हैं एक बार। अन्नामुड़ी 16, पंपदुम 16 और मथिकेतन 16। इसके अलावा साइलेंट वैली आपको मिलेगी, पेरियार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा और इराम्बीकुलम 16, इराम्बीकुलम आपको मिलेगा। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको केरल में मिलेंगे। झील की हमने बात कर ली। केरल का प्रसिद्ध त्योहार जो है वो दोस्तों ओणम है, जबकि दो जो राष्ट्रीय नृत्य हैं वो केरल के हैं। एक तो कथकली है, जैसे किसी भी राज्य में 2 आपको शास्त्रीय जो हैं नृत्य नहीं मिलेंगे, लेकिन केरला ऐसा एकमात्र राज्य है जहां एक नहीं 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो आपका कथकली है और दूसरा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और कथकली ये 2 प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। कथकली को आप कथक से रिलेट मत करना, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है। बच्चे में सब कंफ्यूज रहते हैं भरतनाट्यम को लेके। तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम है केरल का। और मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे केरला से संबंधित कुछ संक्षिप्त तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खबरों में रहा पूछा JG16 क्या है? चना, गेहूं है, चना है, अरहर है या मूंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये चना की एक किस्म है जो पूसा इंस्टीट्यूट जो हमारा है कृषि विश्वविद्यालय उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये सुर्खियों में था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूसा JG16 क्या है, तो एक चना की किस्म है। चना आप लोग जानते होंगे MP, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छा खासा होता है। अगला सवाल है दोस्तों GI टैग से। दरअसल अभी हाल ही में 9 महत्वपूर्ण GI टैग दिए गए हैं अलग अलग राज्यों में। हमने आपसे कहा था कि अलग अलग करंट अफेयर्स में हम इन्हें लगभग एक सप्ताह में कवर कर लेंगे। तो आज ये अपना तीसरा GI टैग है, इसका नाम है रक्त से कार्पो GI टैग। किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या लद्दाख? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख से संबंधित है रक्त से कार्पो GI टैग। ये एक खाद्य पदार्थ है दोस्तों और ये लद्दाख का पहला GI टैग है। आप सभी को पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य का हिस्सा था, जिसे 5 अगस्त 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए अब इसे राज्य का दर्जा हटा दिया जाता है। और इसका जो स्पेशल पावर था आर्टिकल 370 के तहत, और धारा एक थी 35A। इन दोनों को यानी धारा 35A को आर्टिकल 370 को भी समाप्त किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे भी समाप्त कर दिया गया। उस समय देश में जो राज्यों की संख्या थी वो थी 29, यानी 29 राज्य थे दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जब जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा खत्म किया गया तो राज्यों की संख्या बची अपने देश में 28 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। तो 7 + 2 = 9, यानी हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 9, और राज्यों की संख्या कितनी घट के रह गई? 28। बाद में आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव तथा दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया जाता है। फिर 9 से हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट के कितनी रह जाती है? 8। तो वर्तमान समय में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात लद्दाख की करें तो लद्दाख जो है
इसकी राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा होगी, उनको अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है। हालांकि वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो अभी विधानसभा तो अस्तित्व में है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा होगा जिसके पास अपनी विधानसभा होगी, और ऐसा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसके पास अपनी विधानसभा होगी। आपको पता होगा, इससे पहले हम पढ़ते आए थे दिल्ली और पुदुचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन होता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री विधानसभा है, या जहाँ पे विधानसभा होगी वहीं पे मुख्यमंत्री का चयन होगा। और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू एंड कश्मीर, यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन होगा, जहाँ पे विधानसभा की सीटें होंगी। इसके अलावा अन्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास कोई विधानसभा नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उसी में शामिल है लद्दाख, जिसके पास ना तो विधानसभा है और विधानसभा नहीं तो मुख्यमंत्री होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 2 जिले हैं, एक है लेह और एक है सियाचिन। लेह इसकी राजधानी है। सियाचिन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। जो लद्दाख है दोस्तों, ये अपनी सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन के साथ लगाता है, यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श कर रहा है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंकज देवल, एस जयशंकर, शशि थरूर साहब या विक्रम संपत? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विक्रम संपत जी ने ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत नामक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है कि प्रमुख स्वामी महाराज जी के शताब्दी समारोह पर कहाँ पर स्वामी महाराज शहर बनाया गया है? यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं एक पूरा का पूरा शहर बनाया गया है। नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या डी मुंबई? आपको पता होगा तो स्वामी प्रमुख जो थे महाराज साहब थे, ये गुजरात से संबंधित थे, बड़ोदरा में इनका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में बनाया गया है। 400 एकड़ में फैला हुआ ये है दोस्तों, 400 एकड़ में फैला हुआ है जहाँ पे एक शहर बसाया गया है स्वामी प्रमुख जी महाराज के शताब्दी समारोह में। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये उसी से संबंधित एक मंदिर है। और स्वामी महाराज जो हैं, स्वामी नारायण ट्रस्ट है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यूनाइटेड नेशन में जिसे परमानेंट एनजीओ के रूप में सीट मिली है, वो उन्हीं का एक एनजीओ था जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी दर्शन, शास्त्र, योग को लेकर छाप छोड़ी, और आज स्वामी नारायण ट्रस्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और आपको पता है दोस्तों कि हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर साहब ने, हमारे विदेश मंत्री ने हाल ही में उद्घाटन किया था, आधारशिला रखी थी। तो यूएई में बन रहा जो पहला हिंदू मंदिर है वो भी स्वामी नारायण ट्रस्ट ही बनवा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है? जापान, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर या फिनलैंड? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो संयुक्त अरब अमीरात है यानी यूएई, जिसकी राजधानी आपको अबू धाबी मिलेगी। ये पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा, तो किसी भी अरबियन कंट्री के लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और आप सभी को पता होगा यूएई एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा तीसरा सर्वाधिक ट्रेड होता है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे हम यूएई के साथ ट्रेड करते हैं। दोस्तों, जो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है वो है दिरहम। अगला सवाल है कि किस कंपनी ने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया है? एप्पल ने, फ्लिपकार्ट ने, अमेजॉन ने या नेस्कॉम ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नेस्कॉम कंपनी ने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन डी।
अगला सवाल है दोस्तों कि कांजित 2022 अभ्यास कहाँ हुआ। ये एक वार एक्सरसाइज है जो भारत और कजाकिस्तान के साथ हम करते हैं, यानी कजाकिस्तान के साथ हमारा जो एक्सरसाइज हो रहा है ये कहाँ हुआ। त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में कांजित 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ, जो एक वार एक्सरसाइज है, हम कजाकिस्तान और के साथ मिलकर करते हैं। वार एक्सरसाइज से याद आया दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने कल आपको पढ़ाया था कि सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत कर रहा है नेपाल के साथ मिलके। और हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुई है उसमें युद्धाभ्यास शामिल है, जिसको हमने अमेरिका के साथ मिलके उत्तराखंड के ओली में किया है, जिसपे चीन को मिर्ची लगी थी। और इसी का नतीजा है कि शायद तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली, जहां भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और चीनी सैनिकों को तवांग क्षेत्र से धकेलते हुए पीछे कर दिया। दोस्तों, अमेरिका के साथ हम 3 बड़े एक्सरसाइज करते हैं। एक तो युद्धाभ्यास, इसका खुद ही नाम युद्धाभ्यास है। एक है मालाबार एक्सरसाइज। जो मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों, ये क्वाड देश जो हमारे हैं, क्वाड में संख्या आपको पता है 4 है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो ये 4 जो क्वाड देश मिलके ये मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हिंद पैसिफिक ओशन में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। जबकि अमेरिका के प्रतिद्वंदी अगर हम रूस की बात करें कि रूस के साथ भारत कौन कौन सा एक्सरसाइज करता है, तो एक है इंद्र युद्धाभ्यास। इंद्र युद्धाभ्यास हम रशिया के साथ मिलकर करते हैं। ये हमारा एक एयरफोर्सनल। और उसके अलावा एक होता है इंदिरा युद्धाभ्यास, ये भी हम रशिया के साथ मिलकर करते हैं। और एक है अविंद्रा युद्धाभ्यास, एविंद्रा युद्धाभ्यास। तो ये 3 युद्धाभ्यास हम रूस के साथ मिलकर करते हैं। जबकि 200 सालों तक जो हमारे ऊपर राज किया है, अगर उस ब्रिटेन की बात करें तो उस ब्रिटेन के साथ भी भारत 3 प्रमुख एक्सरसाइज करता है। एक है इंद्रधनुष, एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा एक है अजय वॉरियर। तो अजय वॉरियर एक्सरसाइज भी हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। और एक हमारा होता है कोंकण युद्धाभ्यास। कोंकण युद्धाभ्यास आपको पता है, कोंकण तट है, मालाबार तट जैसे है, वेस्टर्न घाट में है। तो वहाँ पे भी कोंकण तट, अजय वॉरियर और इंद्रधनुष, ये 3 एक्सरसाइज हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। जबकि यूरोप का उभरता हुआ सबसे शक्तिशाली देश जो फ्रांस है, उसके साथ हम फ्रांस के साथ भी 3 एक्सरसाइज करते हैं। उसको भी आप याद कर लीजिए दोस्तों। फ्रांस के साथ एक हम करते हैं शक्ति युद्धाभ्यास। शक्ति युद्धाभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं। इसके अलावा हम करते हैं गरुड़ युद्धाभ्यास और वरुण युद्धाभ्यास। तो गरुड़ और वरुण युद्धाभ्यास जो है ये हम फ्रांस के साथ करते हैं। इसके अलावा शक्ति युद्धाभ्यास को भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। और जिस चाइना के साथ हमारी झड़प हुई है, तो चाइना के साथ भारत जो एक्सरसाइज करता है उस एक्सरसाइज का नाम है हैंड टू हैंड। तो हैंड टू हैंड एक्सरसाइज हम चीन के साथ करते हैं। चीन जो आपको पता होगा कि हमारे साथ एससीओ का सदस्य है। हालांकि एससीओ का संस्थापक सदस्यों में से चीन था। बाद में भारत को 2017 में पाकिस्तान के साथ शामिल किया गया इसमें। इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें भी चाइना हमारे साथ शामिल है। तो चाइना, ब्रिक्स और एससीओ 2 महत्वपूर्ण संगठनों में भारत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चीन के साथ हैंड टू हैंड एक्सरसाइज करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 से किसे नवाजा है? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 से नवाजा है। और ये 8वीं बार इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। राफेल नडाल का प्रदर्शन 2022 में काफ़ी अच्छा खासा रहा। इन्होंने 2 ओपन जीते हैं। एक तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया था, इसके अलावा एक फ्रेंच ओपन को भी इन्होंने अपने नाम किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोस्तों आपको पता है कि जो दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, उनको वीज़ा नहीं दिया गया था,
और वीज़ा जब दिया गया तो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई थी। पहले तो इनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, बड़ी दिक्कतों के बाद इनको वीज़ा मिला। तो इन्होंने कोविड वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई थी, इसलिए नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में खेलने नहीं दिया गया और ये वापस चले आए, जिसके कारण राफेल नडाल एक तरीके से एक तरफा विजय हासिल की इन्होंने। और रशिया के जो खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव, उनको हराकर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया। इसके अलावा फ्रेंच ओपन को भी इन्होंने जीता है। और फ्रेंच ओपन की बात करें दोस्तों तो इनका 14वां फ्रेंच ओपन था। टोटल इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं रोजर फेडरर ने, और इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की तरफ से ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 से नवाजा गया है। आज का अपना 10वां और आखिरी सवाल है दोस्तों कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के अपने टॉप 10 सवाल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये सेशन पसंद आया मित्रों तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अभी तक यदि आपने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।